नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि लाइनमैन की जो भर्ती आई है उसकी आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि जो अपना डीसी मोटर होता है उसके वल्नरबल क्वेश्चन क्या होते हैं, डीसी मोटर क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। तो आई होप साथियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से इसके जो क्वेश्चन है वो सब लगा पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके पहले भी साथियों मैं इसमें जो डीसी जनरेटर होता है उसके एमसीक्यू आप लोगों के लिए इसमें डाल चुका था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे साथियों डीसी मोटर, है ना। तो देखिए साथियों, डीसी मोटर क्या कहलाती है, ये चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है, या फिर इसको बोला जाता है साथियों मतलब जो फ्लेमिंग होता है उसका लेफ्ट हैंड रूल इसमें लगता है, ठीक है। और जो जनरेटर होता है साथियों उसमें राइट हैंड रूल लगता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ साथियों, जो मोटर होती है वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। कौन? मोटर। मतलब कि हम साथियों इसको क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को देते हैं और उसके बाद साथियों हमको आउटपुट में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब कि लोड हो गया, जो भी हम इस पर चला सकते हैं लोड, है ना, ठीक है। तो यह वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन डीसी मोटर तथा एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को एसी मोटर या फिर अल्टरनेटर कहते हैं, ठीक है। तथा जो मोटर होती है साथियों इसकी रेटिंग काय में होती है, एचपी में होती है। एचपी मीन्स होता है हॉर्स पावर। तो साथियों क्वेश्चन आता है कि जो एक एचपी होता है वो कितना मतलब वाट के बराबर होता है। तो एक एचपी में 740 वाट होते हैं। कब भैया? जब वह ब्रिटिश पद्धति में हो। और जब साथियों मीट्रिक पद्धति की बात आती है तो 735.5 वाट होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो डीसी मोटर होती है यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रेग, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रेग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार चलिए देखते हैं जो प्रिंसिपल है क्या बोलता है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल टॉर्क कार्य करता है, जी टॉर्क टी, है ना, कार्य करता है ना, ठीक है। तो डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है, किंतु फ्रेम की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। जो डीसी मोटर होता है, जो डीसी जनरेटर होता है, दोनों की जो मतलब स्ट्रक्चर है वह समान होता है लेकिन हल्का सा चेंज होता है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बायां हाथ लेफ्ट हैंड नियम का प्रयोग करते हैं। तो साथियों एग्जाम में आता है, जो डीसी मोटर होती है तो उसको किस नियम के द्वारा उसकी जो दिशा होती है ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसमें मोशन, ये जो थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये अपना मिडिल फिंगर है, ये इनका क्या क्या वर्क होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम दो उंगली तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगली चुंबक क्षेत्र की दिशा और बीच की दूसरी उंगली मतलब कि मिडिल फिंगर दूसरी उंगली चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, ठीक है। तो देखिए साथियों, पहली उंगली क्या दिखा रहा है, याद रखिए साथियों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो पहली उंगली चुंबक क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तथा जो मिडिल फिंगर होती है साथियों क्या दर्शाती है, दूसरी उंगली चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, फ्लो ऑफ करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दिशा को इंगित करता है। अंगूठा चालक की घुमाव की दिशा को इंगित करता है, मोशन, अंगूठा क्या करता है साथियों, चालक की कंडक्टर ऑफ मोशन मतलब कि चालक की घुमाव की दिशा को इंगित करता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, है ना, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में डीसी मोटर के मुख्य भाग क्या क्या होते भी है, तो जो अपने डीसी जनरेटर में पार्ट्स लगे हुए होते वो वही इसी में भी होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, बस आपने सप्लाई दिया होता है इसमें, और जो डीसी जनरेटर होता है उससे हम सब लोग सप्लाई को आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो डीसी मोटर होता है उसके हम टर्मिनल पे सप्लाई को हम देते हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जो बॉडी होती है साथियों ढलवा कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। तो मशीन के बाह्य भागों को बॉडी या योग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मोटर को आंतरिक भागों की रक्षा के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग प्रदान करना होता है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करता है, ठीक है। तो यह कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है यार, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। आगे देखिएगा, फील्ड पोल क्या होता है, इनका मुख्य कार्य चुंबक क्षेत्र स्थापित करना होता है। तो ये जो फील्ड पोल होते हैं उनका कार्य क्या होता है, चुंबक क्षेत्र स्थापित करना होता है। तो यह लेमिनेटेड कास्ट स्टील तथा एनिल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, ये कास्ट स्टील तथा एनिल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बॉडी में अंदर की तरफ से स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जो पोल होता है साथियों
इनकी न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा आर्मेचर, बहुत ही अच्छा पार्ट है इसका आर्मेचर, है ना। आगे देखिए आर्मेचर क्या बोला जा रहा है, यह मोटर का घूमने वाला भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। साथियों क्वेश्चन आता है आर्मेचर किसका बनता है, तो भैया ये सिलिकॉन स्टील की धातु का बना हुआ होता है जो पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके काट के बनाया जाता है, पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इसको सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, ताकि हमारा जो हिस्टेरिस लॉस हो वो कम किया जा सके, तथा इसे लेमिनेटेड तथा पतली पतली पत्तियों के रूप में क्यों बनाया जाता है, ताकि इसका हमारा जो भंवर धारा हानि होती है, जो इंडिकेटर लॉस होता है उसको हम कम कर सके या फिर कम हो सके। जिससे क्या होगा साथियों, जो लॉसेस कम होंगे तो अपनी जो मोटर की इफिशियंसी है, दक्षता है, वो क्या होगी, उच्च होगी। ठीक है, तथा वाइंडिंग मतलब जल्दी खराब नहीं होगी, है ना, अगर लॉसेस कम हो गए तो वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है यह मोटर का घूमने वाला भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि उसमें हिस्टेरिसिस क्षति तथा भंवरधारा हानि को कम हो। इसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर में लेफ वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए दिक् परिवर्तक यानी होता है कम्यूटेटर, जो क्या होता है साथियों, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। ठीक है, लेकिन यह मोटर में किस तरह का कार्य करता है, इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो क्या करता है साथियों, डीसी सप्लाई लेता है लेकिन एसी सप्लाई देता है अंदर में, मोटर में, मोटर की बात कर रहा हूँ। जब ये मोटर में क्या होता है साथियों, इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, कौन, कम्यूटेटर। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें लिखा हुआ है यह हार्डडान तांबे की मोटी पत्तियों के बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच में अब्रक माइका भरा होता है, यह आर्मेचर के शाफ्ट पर लगा होता है। ठीक है, यह है कम्यूटेटर। आगे देखिए साथियों, जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के बने हुए होते हैं, ये कार्बन का बना हुआ होता है। कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्वयं लुब्रिकेंट होते हैं, ब्रश के द्वारा ही करंट मोटर को दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, विरोधी विद्युत वाहक बल काउंटर ईएमएफ या फिर इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो जो जनरेटर होता है साथियों उसमें क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ होता है। ठीक है, लेकिन जो मोटर होती है उसमें काउंटर ईएमएफ या फिर विरोधी विद्युत वाहक बल या फिर इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं या फिर काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार मोटर के आर्मेचर में फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। साथियों देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार मोटर के आर्मेचर में फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है जो विरोधी ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ कहलाता है। इसे काउंटर विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ भी कहा जाता है। बैक ईएमएफ आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से कम होता है। साथियों याद रखिएगा, जो बैक ईएमएफ का मान होता है आरोपित विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। इसे ईबी से सूचित किया जाता है। ईबी मतलब होता है बैक ईएमएफ, ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/2। ठीक है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होने पर मोटर की गति नहीं करेगा। देखिए साथियों क्वेश्चन आता है ये कि डीसी मोटर में अगर बैक ईएमएफ नहीं होगा तो क्या होगा, तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होने पर मोटर गति नहीं करेगा। ठीक है, बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र वही साथी ईबी इक्वल टू 5ZN अपन के 60A हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रति पोल फ्लक्स वेबर में, जेड आर्मेचरों की संख्या, एन आर्मेचर की घूर्णन गति, पी पोल की संख्या, ए आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च धारा लेती है क्योंकि उस समय ईबी का मान 0 होता है। तो भैया क्वेश्चन आता है कि मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च धारा लेती है क्योंकि उस समय ईबी का मान 0 होता है। ठीक है, आरोपित विद्युत वाहक बल V तथा बैक ईएमएफ में निम्न संबंध होते हैं। तो ईबी बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस के IA हो जाएगा, क्योंकि ये क्या साथियों फॉर्मूला याद रखिएगा, ईबी बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस के IA हो जाएगा, जहां IA आर्मेचर धारा एम्पियर में तथा RA आर्मेचर प्रतिरोध ओम में होता है। ठीक है, आर्मेचर टार्क, तो टार्क आपको पता होना चाहिए टार्क क्या होता है साथियों, इससे TA से निरूपित किया जाता है। यह प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। ठीक है, डीसी मोटर की गति, स्पीड ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब स्पीड मतलब कि एन, है ना। तो देखिए साथियों ये फार्मूला एग्जाम में पूछा था, वी प्रोपोर्शनल एन प्रोपोर्शनल वी माइनस के IA अपन के 5, मतलब कि जो स्पीड होती है साथियों फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती तथा ईएमएफ के समानुपाती। अगर ईएमएफ बढ़ता है तो स्पीड बढ़ जाएगी और जब फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और फ्लक्स घटता है तो स्पीड
फ्लक्स साथियों मतलब जस्ट अपोजिट होती है, घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, ठीक है। तो ये स्पीड का भी फार्मूला याद रखना, मतलब एन प्रोपोर्शनल ई अपॉन के 5 है ना, ई भी अपॉन के 5 हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी मोटर का वर्गीकरण सीरीज शंट कंपाउंड होता है। तो सीरीज मोटर क्या कहलाती है साथियों, शंट मोटर क्या कहलाती है, कंपाउंड मोटर क्या कहलाती है, इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो डीसी मोटर का वर्गीकरण में जैसे कि आपको दिया है 3 प्रकार की मोटर होती है, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सजी होती है। तो जो सीरीज मोटर में आपको पता होना चाहिए, सीरीज का नाम ही सीरीज में मतलब जो आर्मेचर होगा और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, दोनों क्या होगा साथियों, सीरीज में कनेक्ट होगी, ठीक है। इस प्राय श्रेणी मोटर में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा रहता है। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। इसमें स्टार्टिंग टार्क फुल लोड, देखिए साथियों जो सीरीज मोटर होती है उसमें जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, मोटे तार तथा कम टर्न की होती है। इसमें स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 5 गुना तथा 5 गुना तक होता है, इसीलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए। तो साथियों जो स्टार्ट मतलब सीरीज मोटर होती है उसको भी नो लोड पे या फिर बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, नो लोड के नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फुल लोड टार्क का 5 गुना तक होता है, इसीलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी भयानक गति के कारण इसकी वाइंडिंग उखड़ सकती है। इसका उपयोग रेल इंजन क्रेन ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है। तो साथियों क्वेश्चन आता है सीरीज मोटर का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो सीरीज मोटर का उपयोग रेल इंजन क्रेन ट्रैक्शन आदि कार्य में भी किया जाता है। यदि किसी कारण डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक, तो देखिए भैया देखिए ये डायग्राम है इसमें सीरीज मोटर में, ठीक है, अगर इसकी वाइंडिंग अचानक से कभी खुल गई तो क्या होगा वो बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो देखिए साथियों, देखिए वहाँ पे क्या होगा, उसका जो सर्किट है वही ओपन हो जाएगा ना। तो यदि किसी कारण डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाए तो मोटर क्या होगी भैया, रुक जाएगी, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क क्या होता है, बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे टार्क भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, ठीक है। जो सीरीज मोटर होता है साथियों, जो सीरीज मोटर होता है उस पर क्या होता है, कम लोड पे गति उच्च होती है। सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है, ठीक है। सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है और सीरीज मोटर में कम लोड पर भी गति क्या होती है, उच्च होती है। अब देखते भैया संट मोटर, संट मोटर कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है, क्या वैसे करेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो संट मोटर में पहली बात तो भैया जो संट मोटर होगी उसकी जो सीरीज संट फील्ड वाइंडिंग होगी, वो जो आर्मेचर होगा उसका क्या होगा भैया, उसके समांतर में पैरेलल में कनेक्ट होगी। तो ठीक है, ये रहा भैया संट मोटर का डायग्राम, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा अपना संट मोटर का डायग्राम। अब ये क्या काम करता है, कहाँ पे यूज होता है और कैसा होता है, इसमें वाइंडिंग की क्या होती है। तो जो संट मोटर होती जाती है उसमें क्या होती है, वाइंडिंग जो होती है पतले तार की होती है और अधिक टर्न की होती है, जिस कारण इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, लगभग 50 ओम तक, 50 से 150 ओम तक होता है, ठीक है। तो देखिएगा संट मोटर में फील्ड वाइंडिंग में संट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सप्लाई स्रोत दोनों के क्या होते हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटन वाली बनाई जाती है। इसका स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का लगभग जो टार्क होता है, याद रखिए टार्क 1.5 गुना होता है लगभग, इसका स्टार्टिंग टार्क फुल लोड का टार्क का 1.5 गुना होता है। इसमें फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है ना। इसे स्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी गति में बहुत ही कम परिवर्तन होता है ना। यह नियत गति वाली मोटर होती है, जो डीसी शंट मोटर होती है, एक नियत गति वाली मोटर होती है, जिस कारण इसका यूज ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर आदि में किया जाता है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर रुक जाएगी, ठीक है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में, मतलब कि लोड नहीं है उस पर, है ना, में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर क्या होगी भैया, रुक जाती है, ठीक है। इस मोटर में लोड टार्क के अनुक्रमानुपाती होती है। इस मोटर में टार्क वृद्धि का गति पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होता है ना। इस मोटर में टार्क वृद्धि का गति पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होता है, ठीक। आगे देखिए कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर में जो सीरीज होता है और जो शंट होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए कंपाउंड मोटर बोलते हैं, इसको मिश्रित मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते भी है कहाँ कहाँ यूज होती है कंपाउंड मोटर, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की फील्ड वाइंडिंग अर्थात सीरीज और शंट का प्रयोग की जाती है।
स्वाभाविक सी बात है, कंपाउंड का नाम ही है मिश्रित, तो उसमें सीरीज और शंट दोनों होगी। ठीक है, यह भी दो प्रकार की होती है, कम्युनिटी कंपाउंड होती है और एक होती है डिफरेंशियल कंपाउंड। तो साथियों लिफ्ट एलिवेटर में कम्युनिटी कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, तो देखते देखते कम्युनिटी कंपाउंड मोटर के बारे में। ठीक है, यह भी दो प्रकार की होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या फिर कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव कहलाएगा जब सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। साथ ही फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है ये, देखिएगा कि कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव कहलाएगा जब सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये रहा इसका डायग्राम। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ने से गति घटती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क सीरीज मोटर से कम लेकिन शंट मोटर से अधिक होता है। सीरीज से कम होता है लेकिन शंट से अधिक होता है टार्क इसका। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट इसमें आ रहा है, इसमें देखिए आप, है ना, कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग प्रेस, रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है। तो ये जो एलिवेटर वाला क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई, मेरे साथ भी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मैं जितनी भी एग्जाम दिया उसमें से कम 4 या 3 से 4 एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन की जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लिफ्ट एलिवेटर में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के द्वारा, है ना। देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड द्वारा, क्वेश्चन आ रहा साथियों, देख पा रहे हैं आप कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल की बात होगी तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा, विरोध करता है। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा की वृद्धि के साथ साथ गति में भी वृद्धि होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग सेट, बूस्टर पंचिंग मशीन में किया जाता है। तो देखिए डिफरेंशियल जो कंपाउंड मोटर होती है वो बैटरी चार्जिंग सेट में और बूस्टर पंचिंग मशीन में किया जाता है। डीसी मोटर का नियंत्रण। ठीक है, अगर देखिएगा डीसी मोटर का गति नियंत्रण पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, वाल्व जो मेथड होती है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो आर्मेचर नियंत्रण विधि एक होती है, देखिए पहले इसमें दिया आर्मेचर नियंत्रण मेथड, दूसरी दिया है फील्ड नियंत्रण। ठीक है, और साथियों तीसरी दिया है सप्लाई वोल्टेज, चौथी दिया है फील्ड टेपिंग, पांचवी दिया है सीरीज पैरेलल विधि और छठवीं दिया है वाल्ड लियोनार्ड विधि। तो ये साथियों ये जो मेथड होती है ना, इनके भी क्वेश्चन उठ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भी है कि आर्मेचर मतलब इसमें देखिए आर्मेचर नियंत्रण विधि, इस विधि के द्वारा नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सामान्य गति से भी कम गति को हमें प्राप्त करना है तो वहाँ पे कौन सी मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन पे भी हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए साथियों फील्ड नियंत्रण विधि, मतलब क्या होता है, यह विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ सामान्य गति से अधिक गति आवश्यक हो और मोटर पर आरोपित लोड बदलता रहता है। उस कंडीशन पे फील्ड, मैं फिर से पढ़ के सुनाऊंगा, ये विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ सामान्य गति से अधिक गति आवश्यक हो और मोटर पर आरोपित लोड बदलता रहता हो, वहाँ पे फील्ड नियंत्रण विधि का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों आर्मेचर डाइवर्टर विधि, एक यहाँ दिया आर्मेचर फील्ड डाइवर्टर, यहाँ लिखा हुआ साथियों आर्मेचर डाइवर्टर विधि, इसमें विद्युत शक्ति की अधिक खपत होती है इसीलिए इसका उपयोग कम होता है। फिर दिया साथियों फील्ड डाइवर्टर विधि, इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वही जो बताया मैंने आपको। तीसरा है साथियों, उसके बाद में देख पा रहे हैं आप, तीसरे में आ रहा है कि सामान्य विधि नियंत्रण विधि, सामान्य वोल्टेज नियंत्रण विधि, इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा कम गति के लिए किया जाता है जैसे कि पंखे में। ठीक है, फिर चौथा साथियों फील्ड टेपिंग विधि, फील्ड टेपिंग विधि क्या बोलना चाहते हैं, इसमें फील्ड वाइंडिंग के लपेट की परिवर्तित करके मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा पांचवा है सीरीज पैरेलल विधि, इसमें गति का नियंत्रण फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटकर किया जाता है
आगे छठवीं साथियों वाल्ड लियोनार्ड विधि, इसमें दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा गति प्राप्त की जाती है। देखी जाती है जहाँ पे दोनों दिशाओं में कार्य करना हो वहाँ पे हम वाइल्ड लियोनार्ड मेथड का यूज़ करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, मैं जब खुद एग्जाम दिया तब भी आया हुआ था ये, कि दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति प्राप्त करने के लिए जो वाइल्ड लियोनार्ड मेथड होता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब साथियों जैसे कि आप सबको पता है कि जो डीसी मोटर्स होती है तथा एसी मोटर्स होती है, ठीक है, इनमें साथियों क्या होता है कि स्टार्टरों का भी यूज़ किया जाता है ना, ताकि अधिक करंट जब जाता है तो उसको हम रोक सके, मतलब एक तरह से एक सेफ्टी डिवाइस बोलना चाहिए इनमें, ना एक सेफ्टी के लिए हम स्टार्टरों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्टर्स जो होते साथियों 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो डीसी मोटर्स होती है उनमें साथियों 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर तथा 4 पॉइंट स्टार्टर इनका भी यूज़ करते हैं, है ना, तो इनके माध्यम से मोटर को स्टार्ट की जाती है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्टर, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को कम रखा जाता है और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिसे 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 उचित बैक ईएमएफ विकसित हो जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर तथा 4 पॉइंट स्टार्टर। तो माय डियर फ्रेंड आपको पता होना चाहिए इन स्टार्टरों के बारे में, तथा 2 पॉइंट स्टार्टर का किस मोटर में यूज होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर का किस मोटर में होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर का किस मोटर में यूज किया जाता है, ये भी आपको भली बाती तरीके से पता होना चाहिए। इनके एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर है तो आपको बताइए कौन सी मोटर वहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट सीरीज मोटर में कौन सी मोटर कौन सा स्टार्टर लगाएंगे, जो भी मतलब है ना, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये होते हैं स्टार्टर। ठीक है, तो अगर साथियों आपकी जो सीरीज मोटर होती है उसमें 2 पॉइंट स्टार्टर लगता है, ठीक है, और जो शंट मोटर होती है उसमें 3 पॉइंट स्टार्टर लगता है, और जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें साथियों 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा है ना, ये स्टार्टर लगे हुए, इसमें ओवरलोड तथा नो वोल्ट सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल होती है। मतलब OLC और NVC मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल, और OLC मतलब होता है ओवरलोड कॉइल। ठीक है, तो इसमें ओवरलोड तथा नो वोल्ट सुरक्षा की व्यवस्था भी शामिल होती है। 3 पॉइंट तथा 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग केवल शंट तथा कंपाउंड मोटरों के स्टार्टिंग में प्रयोग करता है। मतलब जो 3 पॉइंट तथा 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर के में यूज होता है। तो डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो डीसी मोटर में हम स्टार्टर का यूज़ करते क्यों करते हैं, तो डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य आर्मेचर परिपथ में, मतलब आर्मेचर के सर्किट में प्रतिरोध डालना होता है। ठीक है, तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए चुंबक क्षेत्र की दिशा या आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है। साथ ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए चुंबक क्षेत्र की दिशा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, या आर्मेचर या बोला दोनों को एक साथ चेंज करोगे तो नहीं होगा, या आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों डीसी मोटर की क्षतियाँ, लॉसेस इन डीसी मोटर, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ताम्र क्षति, लोह क्षति, यांत्रिक क्षति। ठीक है, तो ताम्र क्षति आपको मैंने कल भी बताया था साथियों, जो लोह आयरन होता है ये वेरिएबल, लोह नहीं मतलब कॉपर लॉस जो होता है ये वेरिएबल लॉसेस होते हैं। ठीक है, ताम्र क्षति यह वैद्युतिक शक्ति की वह क्षति जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध या ब्रशेस के संपर्क में प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। इसकी गणना आइस के आर में किया जाता है, जहाँ चालक से प्रवाहित धारा तथा आर का मान, आर उसका प्रतिरोध होता है, इसका मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों लोड, देखिए इसमें लिखा हुआ है इसका मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है, होता रहता है। तो साथियों इसको वेरिएबल या फिर परिवर्ती लॉस भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा लोड क्षति क्या होती है, आयरन लॉस क्या होता है। आयरन लॉस आती है यह आर्मेचर तथा फील्ड के क्रोडों में होने वाली विद्युतिक क्षति, यह आर्मेचर तथा फील्ड के क्रोडों में होने वाली वैद्युतिक क्षति की क्षति लो क्षति कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, ये जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है और जो एडी करंट लॉस होता है, ये कोर लॉस के 2 पार्ट है। तो एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे दिया था WH = एफिशिएंसी दिया हुआ है, बी जो चुंबकीय फ्लक्स करता होता है, बी मैक्सिमम 1.6 × F × के V, F क्या फ्रिक्वेंसी, V क्या साथियों वॉल्यूम मतलब कि आयतन होता है। ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें दिया हुआ है WH है ना, मतलब कि वाट में, क्षति का में होती है वाट में होती है, बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स मैक्सिमम 1.6 × के F × के V। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ ईटा जो है ना, ईटा हिस्टेरिसिस गुणांक होता है, बी मैक्सिमम
बी मैक्सिमम अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, एफ फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में होती है और वी कोर का आयतन मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया ईडी धारा छंदी, मतलब कि ईडी करंट लॉस। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू ई हो जाएगा बी बी मैक्सिमम का स्क्वायर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू के टी का स्क्वायर हो जाएगा। टी मतलब होता है थिकनेस किसकी भैया, जो वहाँ पे सिलिकॉन स्टील की जो क्या बनी हुई है, पतली पतली पत्तियाँ बनी हुई होती है ना, थिकनेस। ठीक है, कोर की थिकनेस टी हो जाएगा। ठीक है ना। और एफ का फ्रिक्वेंसी है वो इस स्क्वायर में, और बी का मैक्सिमम प्लस को यहाँ लिखा हुआ बी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर में तथा एफ का फ्रिक्वेंसी हर्ट में, और टी का लेमिनेशन की मोटाई जो थिकनेस है ना, लेमिनेशन की मोटाई दिया हुआ है एमएम में होगी। ठीक है, हिस्टेरिसिस क्षति तापमान पर निर्भर नहीं करती। जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है वह तापमान पर निर्भर नहीं करता। हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए कम हिस्टेरिसिस गुणांक का पदार्थ सिलिकॉन स्टील प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हम जो कोर बनाते हैं वो सिलिकॉन स्टील के इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस हो क्या हो, कम हो सके तथा ईडी धारा क्षति को कम करने के लिए कोड को लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, अब आ जाएगा मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक क्षति क्या होती है। आर्मेचर में वायु के घर्षण से, बेरिंग के घर्षण से, दूर ब्रशों के कम्यूटेटर घर्षण से होने वाली क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। ठीक है, उपरोक्त कुल क्षतियों को इस प्रकार दर्शाया जाता है। स्ट्रे क्षति क्या हो जाएगा, स्ट्रे क्षति बराबर लो क्षति प्लस की आयरन क्षति हो जाएगा। ठीक है, नियत क्षति मतलब लो क्षति प्लस की यांत्रिक क्षति प्लस की शंट फील्ड क्षति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, अस्थिर क्षति बराबर आर्मेचर क्षति सीरीज फील्ड क्षति, तो कुल क्षति नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति। ठीक है, दक्षताओं में। ठीक है, आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे लिखे हुए साथियों, उसको भी देख लेते हैं ना। यदि किसी प्रत्येक उत्तेजित डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रत्येक उत्तेजित, प्रत्येक मतलब होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को सप्लाई टर्मिनल में आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यदि किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है, मतलब यहाँ बताया गया किसी वैद्युतिक मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध अंकित शक्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन परिवर्तित करेंगे। किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में अधिक कठिनाई होती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध 1 से 10 ओम तक होता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो डीसी मोटर होती है उनका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1 से 10 ओम तक होता है। ठीक है, बीरिंग को धोने के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग किया जाता है। जो कम्यूटेटर होता है साथियों घस जाता है कार्बन बस से, तो उसको साफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं ना उनमें, हाँ साथियों बहुत अच्छी बात याद आ रही है यहाँ पे, जो यूनिवर्सल मोटर होती है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये AC तथा DC दोनों सप्लाई पर वर्क कर सकती है। ठीक है, मतलब एक तक अगर हम AC सप्लाई भी देंगे तो वर्क करेगी और DC सप्लाई भी देंगे तो वर्क करेगी। ठीक है, तो ये बहुत दोनों सप्लाई पर कार्य करती है, पर एक समय में किसी भी एक ही सप्लाई को देना है। ठीक है, क्यों क्वेश्चन आता है एक बार कि एक समय में दोनों सप्लाई को एक साथ देंगे तो वर्क नहीं करेगी। एक समय में एक ही सप्लाई को देना है, एक तो DC दो या फिर AC दो। ठीक है, पर वर्क करेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, कि DC मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स मतलब होता है बैक EMF 0 होता है ना। ठीक है, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय में रिवर्स मतलब होता है बैक EMF 0 होता है। डीसी मोटर की आंतरिक कार्य क्षमता bhp × के 735 में दी जाती है। ठीक है, AC ड्राइव की अपेक्षा डीसी ड्राइव बनाना आसान होता है। 3 बिंदु स्टार्टर से डीसी शंट मोटर चलाया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर से हम डीसी शंट मोटर को चला सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस के, देखिए सभी प्रकार की मोटर मूल रूप से प्रतिकर्षण मतलब खिंचाव अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए स्वीबर्न परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये क्वेश्चन आया हुआ था जो
आपको बता देना चाहिए जो DFCCIL के एग्ज़ाम होती है जूनियर एग्जीक्यूटिव में, है ना, उसमें ये क्वेश्चन टपका हुआ था कि भैया जो डीसी मोटर होती है उनको नो लोड परीक्षण करने के लिए कौन सा परीक्षण का यूज़ किया जाता है। तो ये शिमबर्न परीक्षण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। भैया सच बता रहा हूँ, ये आया था एग्जाम में, जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम में देख लेना अगर आप, जेई का जूनियर एग्जीक्यूटिव जो सॉरी जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जेई है ना, हाँ है ना। डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अथवा शक्ति, देखिए डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अश्व शक्ति वाले मोटरों के लिए करते हैं। अधिकतर उपयोग में ठीक है, और अगर देखिए अधिकतर उपकरणों में डैम्पिंग भंवर धारा के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, जो डैम्पिंग है वो एडी करंट के द्वारा मतलब कराई जाती है। तो साथियों आई होप कि ये जो डीसी मोटर था मतलब ओवरऑल क्वेश्चन थे, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन थे ये जो मतलब अपनी जो बुक है साथियों ITI ट्रेड जिसने मतलब जिसका थ्योरी पढ़ के हो गया है, तो उसके बाद जो वन लाइनर क्वेश्चन निकलते हैं वो यहाँ पे निचोड़ उनका दिया हुआ है। ठीक है, जिसका अच्छे से थ्योरी पढ़ के हो गया तब इसको लगा सकते हैं, है ना, मतलब ये रुक्मणी प्रकाशन की बुक है ये, है ना। तो साथियों कैसा लगा यार कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे चैनल को। तो दोस्तों आप सबको हमारा प्यार भरा धन्यवाद।